एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आई होप कि आप सब ठीक है। हम पढ़ रहे थे हमारा मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। और उसमें हमने स्टार्टिंग कर ली थी। हमने बोला था कि दिल्ली सल्तनत जो भी स्थापित हुई थी और उसका जो मध्य प्रदेश में प्रभाव पड़ रहा था कि किसने क्या इन्वेड किया, अटैक किया, हम वो सब पढ़ रहे थे, है ना। अब वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ बच्चों के कंसर्न जो है हम लेने वाले हैं यहाँ पर, है ना। उन्हें दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले ये देखो, जैसे आपके एफएसओ में 2 पार्ट है, ठीक है। पेपर वन है और आपका एक मेन पेपर है, ओके। ये मानती हूँ मैं, आप इसकी अच्छे से तैयारी करें, है ना। ये जो मेन पेपर है इसकी आप अच्छे से तैयारी करें। बट आप ये जो मेन पेपर, जो फर्स्ट पेपर है, उसको इतना हवा बना रखे हो कि कैसे करें। आप स्टार्टिंग तो करें। आपको क्या ज़रूरत है कि 1, 2, 3 यूनिट को एक साथ लेने की, ठीक है। आपको क्या ज़रूरत है 3A भी करने की, 3B भी करने की। आप समेट ही नहीं पाओगे। आप क्या करो, मैं आपसे फिर बोलूँगी, आप जैसे 2 महीने उस यूनिट के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। जो कोर्स में है आप बस उसको पढ़ो, बिल्कुल इसके बाहर कुछ भी नहीं लेना है। कि यदि आप उसमें नहीं लिखा है कि बौद्ध धर्म है तो आप बिल्कुल बौद्ध धर्म मत पढ़ो, वही पढ़ो कि जो उसमें लिखा है, ठीक है। टाइम तो वैसे भी हमारे पास नहीं है। बहुत सारे बच्चों का रहता है क्या निर्माण पढ़ लें, क्या हम उसकी आईसीटी पढ़ लें, परीक्षा नाम थोड़ी सी हमें कम लग रही है तो क्या निर्माण देख लें। देख सकते हो, लेकिन आप उसकी लेंथ भी तो देखो, है ना। ये नहीं बोल रहे कि निर्माण बिल्कुल वैसी है, अच्छी नहीं है, बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन आप समय को देख कर करो, है ना। परीक्षा नाम में ये क्या है, कुछ छोटे छोटे यूनिट है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है आपको। लेकिन यदि आपको बिल्कुल डीप पढ़ना है ना, तो आप निर्माण लो, बिल्कुल लो, लेकिन समय को देख के करो। आपके पास बस 2 महीने हैं और ये 2 महीने में आपके पास बस निर्माण नहीं है, और निर्माण की केवल 1 यूनिट नहीं बल्कि आपके पास 5 यूनिट है। 5 यूनिट के साथ साथ आपके पास जो है मेन यूनिट है, और मेन यूनिट में 10 यूनिट है, समझ रहे हो, मेन पेपर में जो है, ठीक है। तो उस हिसाब से काम करो। और रही बात 2 महीने में कुछ नहीं हो पाएगा, हमारा कोर्स ही समझ में नहीं आ रहा, हमें आधा सा भी नहीं हुआ, आप किसी एक छोर को पकड़ते हो, थोड़ी देर बाद टेंशन लेने लगते हो, कुछ दिन पढ़ोगे, टेंशन लोगे, उसको छोड़ दोगे। तो यही तो नहीं करना आप। क्यों आपको समझ में नहीं भी आ रहा है ना, तो आप कंटिन्यूस पढ़ो तो एक बार। क्योंकि हम एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो दूसरी बार जब हम उसको रिवाइज करते हैं तो बहुत सारे जो वर्ड्स हैं या फिर शब्द हैं या फिर थ्योरी है वो हमारे मन में बस जाती है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता चल ली। और यहाँ पर आप इसको ब्रेक करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, आप इसको पढ़ो, ठीक है। कंटिन्यूस पढ़ो। यदि आपने 1 यूनिट उठाई है तो 1 ही पढ़ो, उसके अलावा मेन पेपर करो पहले, है ना। मेन पेपर की जो भी यूनिट आप कर रहे हैं, और फर्स्ट यूनिट मान लो आप इसकी कर रहे हैं, ठीक है, पेपर फर्स्ट की। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन हो रही है यार अभी तो पॉलिटी भी नहीं हो पाई तो हम पॉलिटी पे आ गए, नहीं। अभी भी 2 महीने हैं। यदि आप 10-10 दिन भी देंगे किसी एक यूनिट की तो आपको आराम से हो जाएगा इसमें, है ना। कोई बड़ा वो नहीं है। आप देखो उसमें हिस्ट्री भी देखोगे ना, तो आप हिस्ट्री इतनी नहीं लिखी है परीक्षा नाम में। तो आप कोशिश करो कि आप ना 1 यूनिट को पढ़ रहे हो, कम से कम उसमें 10 दिन दो, ठीक है। हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा भी है, एंशिएंट है, उसमें मिडाइवल है और मॉडर्न है, तो उसको 10 दिन दे दो। सेकंड जब आपका जो पेपर है या यूनिट है वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी इतनी बड़ी नहीं है कि जिसको आप 10 दिन दे, वो आप उसको 5 से 6 दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आप 6 दिन में कवर करेंगे और 7वें दिन में आप क्या कर लेंगे इसका रिवाइज, ठीक है। रिवाइज करने के बाद आपके पास इसको तो 10 दिन का टारगेट था, लेकिन आपने क्या करा है 7 दिन में कंप्लीट कर दी। तो जो बच्चे 3 दिन है वो 3 दिन आप किसी और यूनिट को दे दो। जैसे 3 यूनिट 2 पार्ट में डिवाइड है, 3A और 3B, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड है, तो आप ये जो इसके भी 10 दिन हमें देने हैं, 10 और 3 13 हो गए, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि 6 दिन इसको दे दिए, 6 दिन इसको दे दिए, फिर इसके बाद जो 1 दिन बचा है दोनों को रिवाइज कर लिया एक साथ। हो गई आपके पास 3 यूनिट। यहाँ पर कितना आपका 1 महीना कंप्लीट हो गया, बचा आपका दूसरा महीना, है ना, मतलब कि नवंबर बचा है। उसमें भी आप क्या करना है, बस आपके पास 2 यूनिट है, आप 10 दिन ले लो, ठीक है। आपको माना कि ज़्यादा यूनिट है, पॉलिटी ज़्यादा बड़ी है, 1-1 दिन दो आप। गवर्नर को 1 दिन दो, मुख्यमंत्री को 1 दिन दो, ठीक है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर को 1 दिन दो, है ना। फिर उसके बाद क्या लेके चलो आप, इसके बाद पंचायत वगैरह लेके चलो, ठीक है। आपने ये पढ़ लिया कितने दिन में, 5 दिन में। फिर इसके बाद जो है एक्ट को दे दो आप, है ना। और आप जो है इसको 10 दिन में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर आपके पास बचा एक और यूनिट, लास्ट यूनिट।
यदि इसमें समय बन रहा है तो जैसे मान लो आपने 9 दिन में ये इसको कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पर वो 1 दिन ऐड हो जाएगा, ठीक है। मान लो 11 दिन में आपको क्या क्या करना है, कंप्यूटर करना है, साथ में आपको करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर ना आप बीच में भी इसको ऐड कर सकते हो तो वो आपको हेल्प में मिल रहा है। और 11 दिन में ना बहुत कुछ हो जाता है यार, आप एक बार कोशिश तो करो, लगो तो 8 घंटे यदि आप पढ़ रहे हो तो जैसे आपको मान लो मेन पेपर बहुत अच्छा है लेकिन फर्स्ट पेपर इतना अच्छा नहीं है तो आप उसको 4 घंटे पढ़ो और फर्स्ट पेपर को भी 4 घंटे पढ़ो, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हुआ मत बनाओ कि कैसे करें, एक बार पकड़ो और उसको छोड़ना नहीं है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। आप क्या करते हो, घबराहट में आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, आपको याद आ रहा है कि पॉलिटी तो बहुत वीक है यार, समझ में ही नहीं आती, उसको भी थोड़ा सा साथ में लेके चलते हैं। आप इस पोर्शन को छोड़ ही देते हो, ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट नहीं हो पाता, थर्ड आपको याद आने लगता है, ठीक है। तो ये नहीं करना है। दूसरा, अब आ रहे हैं फेस्टिवल। अभी ये वाले नवरात्रि भी निकल गए, साथ में अब दिवाली आने वाली है। याद रखो, जस्ट दिवाली के बाद आपका बहुत जल्दी पेपर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चल रहा। तो थोड़ा सा अवॉइड करो, जिसको भी घर जाना है 1-2 दिन के लिए जाओ और वापस से अपनी पढ़ाई जो है ग्राइंड करो उसको, ठीक है। यही मुझे कहना था क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत डाउट हो रहा है और आज क्लास नहीं लेने वाली थी लेकिन फिर एक कमेंट आया कि प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू करिए, हमारा कोर्स जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। देखो, परीक्षा धाम सफिशिएंट है और जो कुछ ऐड कराना रहता है मुझे किसी और बुक से तो मैं प्रॉपर ऐड कराती हूँ कि आप इस बुक को लीजिए या फिर मत लीजिए, मैं ही पढ़ा रही हूँ इसको, ठीक है। अब देखो, कल जैसे हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत पढ़ी थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पढ़ तो लिए था लेकिन फिर मुझे माइंड में आया कि जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, जिसको हिस्ट्री का जरा सा भी ज्ञान नहीं है, क्या उसको दिल्ली सल्तनत के बारे में पता होगा, है ना। तो उसको नहीं पता होगा। इवन आपको मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति, 1947 कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आपके दादाजी लोगों ने बचपन में बताया होगा कि इस प्रकार से फाइट हुई, है ना। लेकिन दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत कम ही हमें नॉलेज मिलती है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता दे रही हूँ, थोड़ा सा रूपरेखा, है ना। 5 मिनट लेंगे हम उसके लिए। देखो, स्टार्टिंग होती है हमारी पाषाण काल से, मतलब कि जब लोग बहुत ही ज़्यादा पिछड़े थे, मतलब कि पत्थरों का यूज़ करते थे अपने जीवन के लिए, है ना। इसके 3 पार्ट है, मतलब कि पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं हम, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं इस लोग, ये इनके जो पत्थर रहते हैं वो शार्प हो जाते हैं, ये अपने मृदभांड भी बनाने लगते हैं, है ना। खेती करने लगते हैं, खेती किसानी जहाँ आए तो फिर स्थायी जीवन जीने लगते हैं। यहाँ तक तो वो घूमते फिरते रहते हैं, उनका कोई स्थायी घर नहीं होता, बट जब वो नवपाषाण काल में आते तो वो स्थायी हो जाते हैं, है ना। इसके बाद फिर क्या रहता है, एक सिंधु सभ्यता आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, तो वो अस्तित्व में आती है ना। वहाँ पे बहुत सारे स्थानों पे जगह मिलती है, जैसे हमारा पूरा देख लो, यूपी की हिंडन नदी तक भी आता है और जम्मू कश्मीर में भी उसके साक्ष्य मिलते हैं, है ना। हड़प्पा जैसे, मोहनजोदाड़ो जैसे स्थान मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो काल आता है सिंधु के बाद, वो आता है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल में हम अभी हमारे मध्य प्रदेश में हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि वैदिक काल में जैसे कौशतकीय वंश है, कौशतकीय ब्राह्मण है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश में रेवांचल का नाम लिखा है, विंध्याचल का नाम आया है, कहीं ना कहीं लिखा है कि निषाद जाति जो है मालवा के पठार साइड आई है, हमारा वो जिक्र मिलता है, ठीक है। और जो सिंधु सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में सिंधु सभ्यता के कोई साक्ष्य नहीं मिलते, है ना। इसके बाद हम देखते हैं महाजनपदों का युग जो होता है, महाजनपद आता है। महाजनपद मतलब कि क्या होता है, छोटे छोटे, जैसे मान लो ये गांव है, ये गांव, इन दोनों संयुक्त हो गए किसी आगे चल के। जैसे अभी हमारा कोई शहर होगा, आपको समझ में आया होगा कि जैसे 10 साल पहले हमारा शहर छोटा सा था, धीरे धीरे उसकी जनसंख्या बढ़ने लगी और आज बहुत सारे महानगर बन चुके हैं, ठीक है। वैसे ही जनपद से महाजनपद बन जाते हैं, मतलब ये छोटे छोटे शहर जो है एक हो जाते हैं और ऐसे 16 महाजनपद हमारे पूरे भारत में, मतलब कि महाराष्ट्र तक आते हैं, है ना। इसके नीचे विस्तार नहीं हो पाता। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद देखो एक पर्टिकुलर, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 4 स्थान हैं जिसको बहुत माना जाता है। जैसे हम एक इंदौर को लेते हैं, दूसरा हम भोपाल को लेते हैं, तीसरा हम जबलपुर को और चौथा हम सागर को। अब आप देखेंगे कि भोपाल भले ही राजधानी है, लेकिन जब हम देखेंगे विकास की बात हम करेंगे तो इंदौर में बहुत सारी चीज़ें जो है विकास के रूप में निकल के आती हैं, वैसे ही भोपाल है ना।
लेकिन है तो हमारे जिले दूसरे भी, लेकिन उनका इतना कंपेयर इतना विकास नहीं हो पाया है। वैसे ही महाजनपद में एक रहता है मगध, और मगध से स्टार्ट होता है फिर मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश आपने सुना होगा, है ना, मौर्य काल सुना होगा आपने, अशोक का नाम सुना होगा, अशोक के तो इतने सारे अभिलेख मिलते हैं वो सुना होगा। और सिमिलरिटी में ही चल रहा होता है बौद्ध काल और जैन काल, है ना, मतलब कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, क्योंकि कर्म कांडों का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है ब्राह्मणों का। ठीक है, तो वो सिमिलर चल रहा होता है। और फिर क्या, जो मौर्य वंश की स्थापना होती है, मौर्य, इसके बाद मौर्य उत्तर काल आता है। बहुत सारे छोटे छोटे वंश, देखो यहाँ पर केंद्रीकरण आ जाता है धीरे धीरे। फिर जब मान लो उत्तराधिकारी कमजोर हो गए तो विकेंद्रीकरण हो जाता है, तो मौर्य उत्तर काल आ गया, फिर गुप्त काल आ गया, फिर गुप्तोत्तर काल आ गया। इसके बीच में छोटे छोटे वंश भी आए, है ना। फिर हम देखते हैं वर्धन वंश हमारा ये एक प्रकार से लास्ट होता है, जो कि हमारे भारत, मध्य प्रदेश को, या सॉरी भारत के उत्तरी भारत को केंद्रीकृत करने में सहायक रहता है। फिर इसके बाद जब इनका भी पतन हो जाता है तो क्या है, छोटी छोटी शक्तियाँ जो है इस प्रकार से स्थापित हो जाती हैं। गुर्जर प्रतिहार आपने सुना होगा, है ना। गुर्जर प्रतिहार के बाद आपने क्या सुना होगा, हमारे मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि उसके जितने भी लोग थे, मतलब कि स्वतंत्रता हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। मतलब जैसे चंदेल वंश, कलचुरी वंश, है ना, कच्छप वंश, ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और पहले इसके अधीन रहते हैं। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार हो गया। फिर इनके खत्म होने के बाद, क्योंकि ये कन्नौज को लेने का प्रयास कर रहे थे, कौन, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, ये तीनों लड़ने भिड़ने में ये तो बहुत अच्छा फलता फूलता है, क्योंकि ये दक्षिण की बात है। लेकिन हम यदि उत्तरी भाग पर जाएं तो पाल और प्रतिहार रहते हैं। ठीक है, लड़ने भिड़ने में ही 300 साल ये लड़ते बढ़ते रहते हैं, और फिर ये जो है अचानक से नष्ट हो जाते हैं। जब आप पूरी शक्ति लगाकर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, है ना, धन, ये आप देख ही नहीं रहे शासन हम कैसे चला रहे हैं, बस लड़ते हैं, तो एक समय आता है जब आपकी हर चीज़ नष्ट हो जाती है। तो पाल प्रतिहार कुल मिला के वो भी नष्ट होगा इस प्रकार से ही, है ना। फिर एकांत हो जाता है, सब छोटे छोटे वंश यहाँ पर हमारे उत्तरी भारत में रहते हैं। फिर एक अलग से शासन आता है, शासनकर्ता आता है, जैसे अटैक होते हैं, है ना, दूसरे हमारे भारत पे दूसरे राज्य के लोग, या फिर हम बोल सकते हैं कि ईरान इराक से अटैक होते हैं, है ना। पर यहाँ पर लोग जो रहते हैं शक्ति में एकत्रित नहीं होते, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, और वो यहाँ पर अटैक करते हैं। ये लोग एकता में नहीं रहते, तो ये यहाँ पर आके बच जाते हैं। 712 में हम पढ़ते हैं, है ना। फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। मोहम्मद गजनबी आता है, फिर मोहम्मद गौरी आता है। गौरी क्या करता है, जाने से पहले अपने दो तीन सेनापति जो है भारत में छोड़ देता है। तो गौरी के बाद जो ऐबक आता है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। आई नो इट्स बोरिंग, लेकिन कम से कम आप इसकी थ्योरी तो जाने कि बिहाइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, आई होप कि मैं आपको समझाने में सक्षम रही होंगी। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है वो यहीं से निकल के आया है। ठीक है, मैंने 5 मिनट से ज़्यादा ले लिया शायद, लेकिन ठीक है, कम से कम आपके अंदर ना जो एक माइंड मैप बन जाता है कि किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, है ना। अब जब हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ ली है, और दिल्ली सल्तनत के समानांतर ही हमारे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, अब हम आज के पॉइंट में वो पढ़ने वाला है। ठीक है, अब उसमें क्या लिखा है कि जो तुगलक शासकों ने दिलावर खां गौरी को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया। इसका मतलब जब तुगलक मतलब MBT एक शासक है, MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। इसके बाद FST मतलब ये फिरोज शाह तुगलक, हमने बटियागढ़ अभिलेख देखा था, है ना, देखा था गयासुद्दीन तुगलक। और फिर एक सागर में अवस्थित है जिसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर आपने देखा भी होगा, दुल्लीपुर अभिलेख। ऐसे ऐसे शासन करते हैं लोग। तो तुगलक वंश जब जैसे ही थोड़ी सी उसकी पावर कम हो जाती है, तो वो क्या करता है कि मालवा का गवर्नर नियुक्त करता है, कैसे, दिलावर खां गौरी को, है ना। उसका कास्ट या सरनेम भी कौन सी होती है, गौरी। फिर तुगलक वंश के पतन के बाद 1392 में मालवा सल्तनत की स्थापना होती है। मतलब कि जो दिलावर खां गौरी है वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, क्योंकि जो उस पर कंट्रोल रखा था उसकी खुद की पावर ही कम हो जाती है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे हमारे मध्य प्रदेश में उस समय मतलब कि 1400 से 1561 कुल मिला के मुगल साम्राज्य जब तक नहीं आता, अच्छे से स्थापित नहीं होता, तब तक जो है 3 वंश जो है स्थापित होते हैं। पहला गौरी तो हमने देख लिया, दिलावर खां गौरी इसकी स्टार्टिंग करता है। फिर उसका बेटा अल्प खां या होसंग साई का मकबरा, होसंग साई की भी इतनी सारी स्थापत्य कला में जो योगदान है हम अक्सर पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर एक रहता है गजनी खां या उसी को बोलते हैं मोहम्मद शाह गौरी, ये अंतिम रहता है। इसको मार कौन देता है, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी भी अच्छा शासक रहता है, बल्कि ये जो होसंग शाह का मकबरा है उसको कंप्लीट कराता है। फिर गयासुद्दीन तुगलक, नादिर शाह, महमूद शाह, ये रहते हैं। ठीक है, फिर
इनके बारे में भी हम आगे चल के देखेंगे। अभी हम यहाँ तक हम जब पढ़ लिया है तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मालवा में गौरी वंश की स्थापना हो गई है। किसने की है? दिलावर खां गौरी। और किसने नियुक्त किया था उसको? तुगलक वंश के लोगों ने, ठीक है, मतलब शासकों ने। अब मालवा सल्तनत काल का संस्थापक कौन था? दिलावर खां गौरी। इसने धार को अपनी राजधानी बनाया था। आपको क्या क्वेश्चन आएगा कि जो दिलावर खां गौरी है उसने जो राजधानी है वो किसे बनाया था? क्या उज्जैन को बनाया था? क्या धार को बनाया था? क्या भोपाल को बनाया था? तो दिलावर ने किसको बनाया था? धार को, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। फिर जब हम 1405 की बात करते हैं उसमें धार में लाट मंदिर या मस्जिद का निर्माण कराया था। मंदिर नहीं, मस्जिद, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन ये आया था कि कब कराया था उसने। ये क्वेश्चन आएगा कि जो लाट मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया? दिलावर खां गौरी ने, है ना। दिलावर खां गौरी को तुगलक शासकों ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। अभी हमने देख लिया इसको। इसका वास्तविक नाम तो हुसैन था, लेकिन इसने फिर अपना नाम परिवर्तन किया और फिर दिलावर खां गौरी हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अब होसंग शाह के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि होसंग शाह में ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि जो होसंग शाह है उसका अन्य नाम क्या था, या वास्तविक नाम या मूल्य नाम क्या था। तो हम अल्प खां इसका नाम था, ठीक है। ये दिलावर गौरी का पुत्र था। ऑब्वियसली मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। अब आप कंफ्यूज हो गए, ये संस्थापक और वास्तविक संस्थापक क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखो, संस्थापक मतलब कि जिसने स्वतंत्र तो करा दिया, स्थापना भी करा ली, लेकिन वो अपने साम्राज्य को ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाता है ना, या फिर उसकी उम्र हो चुकी रहती है लड़ते लड़ते, है ना, या फिर वो उस प्रकार के काम नहीं करा पाता जो वास्तविक राजा के कर्तव्य होते हैं। अपने राज्य की रक्षा करना, अपने राज्य के लिए बहुत सारी चीज़ें करना, है ना, कर लगाना, टैक्स लगाना, सिक्के बनाना, है ना, स्थापत्य कला जैसी चीज़ों में योगदान देना, अपना साम्राज्य का विस्तार करना। तो जो होसंग शाह गौरी रहता है वो ये चीज़ करता है, तो क्या कहलाता है? वो वास्तविक कहा जाता है, ठीक है। होसंग शाह गौरी ने अपनी राजधानी मांडू कर ली, है ना। सादियाबाद, मांडू हमें पढ़ते भी है। और सादियाबाद को क्या बोलते हैं? मांडू का नाम उसने क्या रखा था? सादियाबाद। और सादियाबाद क्या बोलते हैं उसको? खुशियों का शहर। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सादियाबाद किस जगह को कहते हैं, या फिर खुशियों का शहर जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, किस स्थान को कहा जाता है? मांडू का, ठीक है। ये हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। अब नर्मदापुरम का नाम ये जो है होशंगाबाद कर देता है। देखो, जो हमारा होशंगाबाद नाम था वो होशंग शाह के नाम पर था। अभी आपने ध्यान दिया होगा तो इसका नाम अभी फिर से परिवर्तित करके क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। इसका मतलब कि नर्मदापुरम उसका पूर्व में ही नाम था, ऐसा नहीं है कि अब नया नाम दे दिया, नहीं, इसका पूर्व में ही नाम था। होशंग शाह ने होशंगाबाद कर दिया और अब जो है होशंगाबाद को लोगों ने नर्मदापुरम कर दिया। अभी भी लोग होशंगाबाद ही बोलते हैं, बट जो बोल सकते हैं हम एक नाम, ऑफिशियल नाम क्या है उसका? नर्मदापुरम, ठीक है। अब जामी मंदिर का निर्माण कराया था इसने, और इसकी नींव किसने रखी थी? महमूद फर्स्ट खिलजी द्वारा रखी गई थी, है ना। राजा भोज के द्वारा निर्मित जो विशाल बांध साइक्लोपियन बांध है उसको नष्ट कर दिया था। अब आप सोचेंगे कि कितना बेकार राजा था यार, उसने तो बांध तक जो है साइक्लोपियन जो है नष्ट कर दिया था। तो बांध के थ्रू, कहीं कहीं मैंने ऐसा पढ़ा है कि बांध के थ्रू या फिर उस बांध के द्वारा शत्रु जो थे अटैक करते थे, तो उसने ना वो बांध ही तोड़वा दिया था। कुल मिलाकर उसने अपने जो राज्य की उसकी रक्षा करने के उद्देश्य किया था, उसको क्यों वो मतलब उसको तोड़वाएगा, ठीक है। अब मांडू में जो असरफी महल है उसकी नींव तो प्रथम स्तर पे इसने रखी थी, कंप्लीट कराया था महमूद खिलजी फर्स्ट ने, है ना, जो अब हम अभी खिलजी वंश पढ़ेंगे। फिर होशंगाबाद का मकबरा भी कहाँ है? मांडू में, लेकिन ये नहीं बना था, अभी देखेंगे। होशंगाबाद का मकबरा मध्य प्रदेश का ताजमहल है, और ताजमहल में ही सबसे पहले संगमरमर का यूज़ हुआ था, या फिर इसी को देखकर ताजमहल जो है बनाया गया था, है ना। हाँ, ये रियल स्टोरी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे थ्योरी में लिखा भी हुआ है थोड़ा सा कि असरफी महल की नींव प्रथम स्तर पे तो होशंग शाह ने रखी थी, लेकिन इसको पूर्ण करने का श्रेय जो आता है महमूद खिलजी फर्स्ट हो जाता है, जो अभी हम खिलजी वंश पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद हाँ, मोहम्मद शाह गौरी जो कि अंतिम थे वो देख लेते हैं हम। होशंग शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह गौरी अल्प समय के लिए गद्दी पर बैठा। इसका नाम वास्तविक क्या था? गजनी था। बाकी हमें इसका रोल ज़्यादा अधिक नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, बस ये लास्ट था इसीलिए इसको याद रखो, ठीक है।
फिर इसके बाद इसको हरा कर कौन गद्दी पर बैठता है? खिलजी। खिलजी मतलब कि महमूद खिलजी फर्स्ट। वो खिलजी नहीं जो ओवरऑल हमारे भारत में चल रहा है, ये कुल मिला के इनका सरनेम भी खिलजी था, इसीलिए ये हमारे मध्य प्रदेश में भी थे। अब महमूद जो खिलजी है मोहम्मद शाह गोरी की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा था। कोई भी शासक जो है किसी की हत्या करने के बाद ही अपने अधीन वो शासन लेके आएगा, ठीक है। मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक ये कहलाया। फिर इसने होसंग शाह का जो मकबरा था मांडू को निर्मित कराया, मतलब उसकी जो मकबरा है बनाने में ही मृत्यु हो गई थी, बनाते बनाते नहीं, मतलब ऐसा कि उसने नींव तो रखी होगी लेकिन जो कंप्लीट है वो किसने कराया था? जो है महमूद खिलजी फर्स्ट, ठीक है। महमूद खिलजी ने राणा कुंभा से युद्ध कर विजय प्राप्त की और मांडू के नजदीक एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया, लेकिन यह विजय स्तंभ किसी को कारणवश ध्वस्त होगा। देखो ये वाला जो फैक्ट है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग वाला है, क्योंकि कहीं कहीं ये इसका ये नहीं मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि राणा कुंभा बोलते हैं कि हमने विजय प्राप्त की, इसलिए वो भी विजय स्तंभ बनवाते हैं वहाँ पर राजस्थान में, जबकि महमूद खिलजी भी बोलता है कि हमने विजय की है ना, और इन्होंने भी उसके लिए जो है बनवाया था। अब हमें कैसे पता चला? उनके ग्रंथों के द्वारा हमें पता चलता है, ठीक है। असरपी महल का पूर्ण इन्होंने कराया है ना। तत्कालीन जो क्या था? मदरसा था, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है आपसे नहीं पूछी जाएगी कि विजय स्तंभ के बारे में, क्योंकि वो एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अब हम आएंगे किस पे? गयासुद्दीन खिलजी पे। इसका हम इसलिए क्यों नाम लेते हैं? क्योंकि इसने जहाज महल का निर्माण कराया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये जहाज महल का निर्माण किसने किया जाता? नासिर शाह ने कराया था क्या? गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था? तो किसने कराया था? जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। मेदिनी राय को चंदेली का राज्यपाल नियुक्त करता है। ये वही मेदिनी राय है, ठीक है, जिसके मर्द चंदेरी का युद्ध होता है, हमें पता है 28 में होता है, 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मर्द कहाँ पे? अशोकनगर चंदेरी में। और चंदेरी में ही रानियाँ जो है अपना जौहर कर लेती हैं। आपने पढ़ा भी होगा और आगे चल के हम देखेंगे भी जब हम बाबर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेदिनी राय को जो है चंदेरी का राज्यपाल किसने नियुक्त किया? आपसे यदि क्वेश्चन पूछेगा तो हमें क्या लगाना है? गयासुद्दीन खिलजी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहीं से ना कहीं पूछा जा सकता है। फिर इसने हिंडोला महल और चंपा बावड़ी का भी निर्माण कराया। तो आपसे कुछ पर्टिकुलर जो है पूछे जाएंगे। पहला तो जहाज महल पूछा जाएगा, दूसरा आपसे पूछा जाएगा क्या? हिंडोला महल। चंपा बावड़ी तो ठीक है, बट हिंडोला महल और जहाज महल जो है बहुत अक्सर पूछा जाता है ना। और मालवा में मादक पदार्थों का प्रतिबंध लगाया था, हो सकता है ये पूछ ले, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, जिसने कदम उठाया है इतनी बड़ी चीज़ों का तो ऑब्वियसली आ सकता है। अब नादिर शाह में क्या इंपॉर्टेंट है? नादिर शाह में इंपॉर्टेंट है कालियादेवी पैलेस, जो कि उज्जैन में है, और जो किसने निर्माण कराया था? वो कराया था हमारे नादिर शाह ने, ठीक है। और उसका कुछ नहीं है, उज्जैन के निकट ही उसकी मृत्यु हो गई थी, और कहीं ना कहीं हुमायूं शायद इसके समकालीन था, जो कि ये बोलता भी है कि ये कुल मिला के पानी में नहा रहा था अपनी दासियों के साथ और पैर फिसला और ये मर गया, ऐसा कुछ है। किसी बुक में मैंने पढ़ा था, बाकी अभी याद नहीं आ रहा, मेमोराइज नहीं हो रहा कि किसने कहा था, बाकी इसी के बारे में बोला गया था, ठीक है। अब महमूद शाह के बारे में हम पढ़ते हैं, ये लास्ट था। महमूद शाह खिलजी तृतीय भी कहा जाता है। अब इसके समय गुजराती शासक जो बहादुर शाह है मालवा पर आक्रमण कर मांडू पर अधिकार कर लिया। इसका मतलब है कि जो उत्तराधिकारी शासक था ये थोड़ा सा इसकी शक्ति कम थी, है ना। अब देखो किसने अटैक कर दिया? बहादुर शाह ने। तो इसका मतलब है बहादुर शाह के नियंत्रण में हमारा मालवा क्षेत्र कुछ समय के लिए आ जाता है। फिर हुमायूं इससे युद्ध करता है और जो है मालवा क्षेत्र को छुड़वाता है ना। अब बहादुर शाह के बारे में इतना नहीं लिख रहा है क्योंकि वो गुजरात के शासक थे। हम अपने मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, इसीलिए बहादुर शाह के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ेंगे कि जो बहादुर शाह रहता है वो 1531 में मांडू में अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है और मालवा पर गुजरात का अधिकार हो गया। कुल मिलाकर उसने एक प्रांत बना दिया। बट फिर 1531 के बाद लगभग 4 साल बाद मतलब 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर का युद्ध होता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि जो मंदसौर का युद्ध है वो कब हुआ? तो 1535 में, और डायरेक्ट ये डेट पूछी जा सकती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि मंदसौर का जो युद्ध है वो किन के मध्य हुआ था? तो हुमायूं और बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। या फिर मंदसौर का युद्ध करने वाले हुमायूं और बहादुर शाह में बहादुर शाह कहाँ के शासक थे? तो गुजरात के। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद कादर खां बनता है कि हुमायूं ने कादर खां को मालवा का सूबेदार बना दिया, ठीक है। और कादर खां का नाम क्या रहता है? वास्तविक मल्लू खां, है ना। फिर सुजायत खां जो रहता है, 1543 में शेरशाह सूरी, देखो
1543 बोल रहा है वो। इस समय मतलब आप ये समझ लो कि जो शेरशाह सूरी है वो अपनी शक्तियों को बढ़ाता है, ये कुल मिला के जो है अपनी शक्तियों को बढ़ाता है और हुमायूं को जो है पूरे भारत से ही बाहर फेंक देता है ना। तो ये वही शेरशाह सूरी रहता है, वो अपना नियंत्रण करने के लिए मालवा क्षेत्र पे अटैक करता है। तो मालवा का उस पर आक्रमण कराए और जिससे कादर खा डर के गुजरात भागता है। मतलब कि जिसको हुमायूं ने पदस्थ किया था, लेकिन शेरशाह सूरी ने उसको भगा दिया और वो भाग के कहाँ चला गया, गुजरात। इसके बाद जो शेरशाह सूरी रहता है वो किसको अपॉइंट करता है एज अ सूबेदार, एज अ गवर्नर, तो सुजायत खां को। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताते जा रही हूँ जिससे कि आप उसको कनेक्ट भी कर पाओ। मानती हूँ कि ये परीक्षा धाम टू द पॉइंट लिखी है, जिससे कि बहुत बच्चा जो है पहली बार पढ़ता है तो उसको कन्फ्यूजन ये होती है। जब तक आप भारत की हिस्ट्री नहीं पढ़ते तब तक हो सकता है आपको एमपी की हिस्ट्री ना समझ में आए, क्योंकि सारी की सारी कनेक्ट है ना। अब शेरशाह सूरी ने क्या करा, सुजायत खां को मालवा का सूबेदार बना दिया। अब सुजात खां ने मालवा की राजधानी जो मांडू है उससे कहाँ कर दिया, उसने सारंगपुर बना दी। सारंगपुर मतलब ये राजगढ़ में बना दी है ना। अब सारंगपुर याद रखना, हम बाज बहादुर पढ़ रहे हैं। बाज बहादुर वही हैं जिनकी पत्नी कौन रहती है, क्या बोलते हैं, रूपमती, रानी रूपमती रहती है। और बाज बहादुर वही हैं जो रानी दुर्गावती पर अटैक करते हैं। इसके बाद मुगल शासक क्या करते हैं, पहले इन पर अटैक करते हैं, सारंगपुर का युद्ध होता है। इसके बाद मुगल शासक नरई का युद्ध मतलब 1564 में रानी दुर्गावती पर अटैक करता है। ये उन्हीं लोग हैं, यहाँ से कनेक्टिविटी बनती जा रही है ना। मतलब कि सिमिलर क्या चल रहा था, गूंड वंश भी चल रहा था। ऐसे कुछ सोच लिया करो, है ना। थोड़ा सा भी आपको याद हो कि इनसे कुछ ना कुछ कनेक्शन हो रहा है और इस समय की बात है तो आप तुक्का भी लगा सकते हो। ठीक है, तो सुजायत खान ने क्या करा है, मांडू जो राजधानी किसने बनाई थी, होसंग शाह ने, तो उससे ट्रांसफर करके वो क्या करता है, सारंगपुर कर देता है। फिर अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक आता है, मतलब ये बाज बहादुर। सुजायत खां के बाद उसका पुत्र बनता है, उसका पुत्र किसका क्या नाम है, उसका बाज बहादुर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इसकी कार्यकाल देखे तो 1556 से 1561 होती है। 61 में वो अटैक करता है, क्या बोलते हैं, मुगल शासक अटैक करते हैं, तो फिर इसकी हार हो जाती है। अभी देखो सुजायत खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो होता है, क्या नाम है उसका, बाज बहादुर, मालवा की सल्तनत पे गद्दी पे बैठता है। ठीक है, उसका वास्तविक नाम क्या रहता है, बायजीत खां। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बायजीत खां है या फिर जो बाज बहादुर खां है उसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है, तो बायजीत खां। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसने गढ़ा राज्य की जो गूंड रानी है, गूंड रानी हमने इनके बारे में काफ़ी पढ़ लिया है, क्या है, रानी दुर्गावती पर अटैक करता है, लेकिन रानी दुर्गावती इसको बुरी तरीके से पराजित कर देती है। 61 की ही बात है जब ये अटैक करता है। ठीक है, तो वो हार जाता है। यह क्या था, एक संगीतकार भी था। इसको राग मालवी, राग गुजरी आदि रागों का आविष्कार किया। बहुत अच्छे से ध्यान रखो, इसने कौन कौन से रागों का आविष्कार किया, राग मालवी, मालवी मतलब मालवा क्षेत्र में था ये, और राग गुजरी। ठीक है, इसके बाद रानी रूपमती के लिए इसने रेवाकुंड और रूपमती का महल अपनी वाइफ के लिए बनाया है, तो ऑब्वियसली बाज बहादुर आएगा। तो रेवाकुंड बनाया क्योंकि इसकी जो वाइफ थी वो हमेशा नर्मदा जी के ही दर्शन करने के बाद अपना खाना खाती थी, है ना। तो फिर जब इनकी शादी होती है तो बाज बहादुर क्या करता है, इस प्रकार का महल बना देता है जिससे कि रेवा नदी दिखाई दे, और रेवा कुंड भी बनाता है। इतनी बड़ी नहर शायद करता है वो, जिससे कि वो जो नर्मदा का पानी है वो वहाँ तक आए। ठीक है, तो अपनी वाइफ के लिए ये इतना करता है ना। अकबर के सेनापति क्या थे, अब्दुल्ला खां उज्बेक और बाज बहादुर के मध्य 1561 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। जैसे मंदसौर का युद्ध याद करना है ना, 1535 में हुआ था, वैसे ही सारंगपुर का युद्ध याद करना है, 1561 में हुआ था। अब किनके मध्य हुआ था, तो जो अब्दुल्ला खान उज्बेक रहते हैं, ये इनकी भी मृत्यु हो जाती है एक प्रकार से। ये जो इसको भागते भागते इसके पीछे करते हैं ना, इसका पीछा करते हैं बाज बहादुर का, तो बीच में एक नदी आती है जिसमें अब्दुल्ला खान उज्बेक मारे जाते हैं, है ना। लेकिन इनके मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1561 में, ये चीज़ याद रखो। बाज बहादुर हार कर भाग गया, परिणाम स्वरूप रानी रूपमती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि जो मुगल सेना नायक थे या सेनापति थे वो इनके पास आ रहे थे, है ना। फिर बाद में जो रानी रूपमती के कब्र में आकर बाज बहादुर ने भी अपने प्राण त्याग दिए। देख रहे हो उस समय के लैला मजनू हम उनको मान सकते हैं। ठीक है, तो बाज बहादुर ने अपने प्राण त्याग दिए जस्ट बिकॉज उसकी वाइफ जो है उसने जहर खा लिया, है ना।
फिर रूपमती और बाज बहादुर की समाधि कहाँ है? राजगढ़ के सारंगपुर में। सारंगपुर कहाँ पर? राजगढ़ में, है ना। बाद में जो अकबर है इस आक्रमण को पछतावा हुआ उसको, जो आसफ खां या आफज का है ना, एक कोई सेनापति रहता है, उसकी बुरी नज़र रहती है और इवन अकबर की भी बुरी नज़र रहती है। बाद में उसको पछतावा होता है कि मैंने 2 प्रेमी जोड़ों को इस प्रकार से कर दिया है ना। और अकबर ने बाज बहादुर खां की कब्र को आसे के सादिक एवं जो रानी रूपमती है उन्होंने आसे के वफा लिखवाया उसकी कब्र में, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसा भी हुआ। यहाँ पर क्या लिखा है? मालवा अभियान में जो राणा कुंभा है और महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, दोनों ने अपनी जीत के दावे किए और दोनों ने एक एक विजय स्तंभ में निर्माण कराया। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में और महमूद खिलजी ने मांडू के पास। लेकिन वर्तमान में चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है वो तो मौजूद है, लेकिन हमारे जो महमूद खिलजी है उसके द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ किसी कारण से नष्ट हो गया, है ना। ये पॉइंट हमने वहीं पे पढ़ लिया था। अब देखो अब क्या आया, निर्माण का फारूकी वंश। आप इतना कनेक्ट कर पा रहे हो तो मैं सफल हो गई हूँ कुल मिला के आपको पढ़ा के, है ना। हमने यहाँ तक की हिस्ट्री पढ़ ली, इवन हमने जो कनेक्टिविटी है वो भी पढ़ ली। आज के लिए इतना ही, रिवाइज करिए इसको, फिर हम मिलेंगे नए लेक्चर में, मतलब कि हम फिर पढ़ेंगे फारूकी वंश, ठीक है। क्योंकि फारूकी वंश से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मलिक रजा किस वंश से संबंधित हैं, या फिर जो अटैक किया था उस समय कौन थे, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर पे। धन्यवाद।